घरेलू हिंसा को हमने काफ़ी सीमित कर दिया है सिर्फ ससुराल वालों के लिए। घरेलू हिंसा उन लोगों के लिए भी बतानी ज़रूरी है जो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं या शायद शादी नहीं करना चाहते हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में अगर आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है तो वो भी घरेलू हिंसा के परिधि में आता है और आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। घरेलू हिंसा जैसा कि शब्द खुद में अपने आप को परिचित कराता है, घर में होने वाली हिंसा। बट अब हम घर को कैसे समझते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम घर की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए ज़्यादातर जब घर कहते हैं तो ससुराल आ जाता है, जो कि सही नहीं है। घर वो है जहाँ आप रहते हैं, तो आप अपने माँ बाप के साथ जहाँ रह रहे हैं वो भी आपका घर है। ससुराल वालों के साथ रह रहे हैं तो वो ससुराल है, और लिव इन पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो वो भी घर की परिभाषा में आता है। घरेलू हिंसा को हमने काफ़ी सीमित कर दिया है सिर्फ ससुराल वालों के लिए। हमारे पास हमेशा से भारतीय दंड संहिता रही है जिसमें 498A के मुकदमे होते हैं, और महिलाएं वहाँ पे पति एवं उनके रिश्तेदारों से होने वाली जितने भी प्रताड़नाएं हैं उनके खिलाफ शिकायत दे सकती है। अगर कोई महिला जाके शिकायत कर रही है अपने पति एवं पति के रिश्तेदारों के खिलाफ कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसमें विपक्षियों को, जो भी हैं अभियुक्त, उनको बेल लेनी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी बार लोग जब 498A की बात करते हैं, थोड़ा सा इस पे हम फोकस करेंगे। 498A में जब आप थाने जाते हैं, पुलिस जाते हैं, कंप्लेंट लिखते हैं, तो वहाँ आप दहेज के लिए प्रताड़ित होने की ज़रूर एक स्थिति डालते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 498A इस पे स्पेसिफिक रूप से ये कहता है कि अगर आपके साथ पति एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की गई है, प्रताड़ना की गई है, तो वो आपका उसमें महिला शिकायत कर सकती है। उसमें दहेज से संबंधित किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है। 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आया, जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा को और विस्तृत कर दिया गया। वो कहता है कि घरेलू हिंसा के मामलों में शिकायत करने वाली पीड़िता कौन है, और उसकी परिभाषा ये कहता है कि वो विपक्षी के साथ साझा गृहस्थी में और घरेलू नातेदारी में रह रही हो। जब आप साझी गृहस्थी और घरेलू नातेदारी की बात करते हैं तो आम भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें, घरेलू नातेदारी कोई भी मतलब खून का रिश्ता हो, दत्तक हो, मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड हो, या जो हमारे शादी जैसे रिश्ते में। तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि शादी में हो, कानून में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है शादी जैसे रिश्ते में हो। इस कानून की कुछ बहुत ही बेहतरीन विशेषताएं हैं, जिसमें आर्थिक मतलब हम आपको कहें कि अभी तो कॉम्पनसेशन की, मुआवजे की बात होती थी और खर्चे की बात होती थी, मगर यहाँ पर आर्थिक हिंसा को भी पहचाना गया है, जो अभी तक नहीं था हमारे किसी कानून में। यहाँ पर भावनात्मक और इमोशनल जो वायलेंस होता है उसको भी पहचाना गया है। फ़िज़िकल तो हम सब जानते हैं कि हाँ ठीक है, फ़िज़िकल होता है तो वो आप कंप्लेन कर सकते हैं, वर्बल इमोशनल होता है हम उसको भी कंबाइन कर सकते हैं, मगर इस अधिनियम के अंतर्गत यौनिक हिंसा को साथ ही साथ आर्थिक हिंसा को भी पहचाना गया है। तो ये जो बहुत ही बड़े मेजर बदलाव हैं वो इसमें हिंसा के रूप में रिकॉग्नाइज होते हैं। जो राहतें इसमें दी गई हैं उसमें संरक्षण का आदेश आप ले सकते हैं, मतलब किसी भी तरह की हिंसा से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। जब हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये आपको बता दें कि फौजदारी और दीवानी, क्रिमिनल और सिविल, दो तरह के पनिशमेंट्स होते हैं। तो क्रिमिनल जो आपके पास रिलीफ हैं उसमें आम भाषा में अगर आप जानें तो सिविल में आपको जेल नहीं जाना होता है सिंपल भाषा में, और क्रिमिनल में आप कस्टडी में लिए जा सकते हैं। तो अगर आपके पास इस अधिनियम के अंतर्गत
संरक्षण आदेश है और उसका वायलेशन किया गया है बाद में विपक्षी के द्वारा, तो आप क्रिमिनल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए भी। लिव इन रिलेशनशिप को भी इसमें पहचाना गया है और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए महिला कंप्लेंट कर सकती है अपने पार्टनर के खिलाफ, जिसमें सभी राहतें मांग सकती है। क्यों? क्योंकि जो पीड़ित महिला है वो महिला है, वो घरेलू नातेदारी में रह रही है और साझा गृहस्थी में रह रही है विपक्षी के साथ। एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि इस कानून ने ये भी पहचाना है कि किसी भी महिला के लिए छत होनी बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि कभी घर अपना नहीं होता, पराए घर जाना होता है, ससुराल जाना होता है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं की छत की भी पूरी व्यवस्था की गई है। उदाहरण के तौर पर कि जब हम ये कहते हैं कि महिलाएं किस तरह की राहतें मांग सकती हैं इस कानून में, तो वो निवास आदेश भी मांग सकती हैं। तो आप जिस घर में रह रहे थे उसमें भी आप मांग सकते हैं, या आप कोई ऑल्टरनेटिव भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? तो इस संबंध में जो हमारे पास प्रावधान है उसमें महिला कंप्लेंट कर सकती है न्यायालय में, जो हम सबको पता है, थाने चौकी पे जाके शिकायत दे सकती है, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग है वहाँ शिकायत कर सकती है। ऐसे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, चाहे आप 1090 की बात करिए, 112 की बात करिए, 181 की बात करिए, जिसे हम वन स्टॉप सेंटर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ भी महिला खुद जाके कंप्लेंट कर सकती है। घरेलू हिंसा उन लोगों के लिए भी बतानी ज़रूरी है जो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं या शायद शादी नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पे एक उम्र के बाद ये बहुत बड़ा दबाव होता है महिलाओं पे कि शादी क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी, कोई पसंद है, किसी के साथ उठना बैठना क्यों है ज़्यादा तुम्हारा। इन सवालों से लड़ना हर रोज़ के तौर पर बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कभी भी ऐसी कोई स्थिति आ रही है या आप अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियाँ, या आप किसी से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही स्थितियों में अगर आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है तो वो भी घरेलू हिंसा के परिधि में आता है और आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं इसलिए भी कानून और केसेस या नहीं जाती हैं कोर्ट में क्योंकि आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं उनके साथ। तो आपको बताएं, जिला प्रोबेशन अधिकारी जो हर ज़िले में होते हैं उनके पास ऐसे कुछ योजनाएं हैं जिसमें महिलाएं आर्थिक सहायता के लिए, अगर उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है तो उनकी आय कितनी है उस पर उसका ध्यान रखते हुए कुछ एक पैसे से आर्थिक राहत सरकार देती है। दूसरी चीज़ ये है कि हर मुकदमे में पैसा नहीं लगता है। ऐसी भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो फिर से हर ज़िले में होता है, महिला वहाँ जा सकती है और वहाँ पे घरेलू हिंसा कानून, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का कानून है, उसके तहत एक पैनल भी गठित किया गया है जिसमें कुछ वकील हैं और उन वकीलों को से काम कराने के लिए या मुफ्त विधिक सहायता के लिए महिला एक चिट्ठी डीएलएसए सेक्रेटरी को दे सकती है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जब भी विपक्षी कोई मुकदमा पहले करता है न्यायालय में जिसकी नोटिस महिला को आती है और उसके संबंध में महिला को कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम, उसके तहत अगर हिंदू विवाह अधिनियम का कोई भी मुकदमा विपक्षी ने किया है, जिसमें विदाई का मुकदमा सबसे ज़्यादा होता है, तो अगर विपक्षी ने स्ट्रैटेजी वाइज सेक्शन 9 का वाद दाखिल किया है तो महिला सबसे पहले उस मुकदमे की वजह से जो उसको आने जाने में खर्चा पड़ रहा है, जो उसको वकील की फ़ीस पड़ रही है, उसके लिए भी न्यायालय से अर्जी ले सकती है कि जब तक हमको आने जाने का और वकील का खर्चा विपक्षी से नहीं दिलाया जाएगा तब तक हम इसको परस्यू नहीं कर लेंगे। और कोर्ट उसमें अच्छे ऑर्डर्स पास कर रही है, 10,000 15,000 डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस, कि मतलब क्या कमाई है
पति की, उसकी आय देखते हुए ये एक निर्धारण डेफिनेटली कर रही है। और ये एक बार में होता है, ये बार बार आपको नहीं मिलेगा, मगर इन चीज़ों को कानूनी प्रावधान और हमारे तंत्र, जितने भी विधिक तंत्र हैं, वो सबको पहचानते हैं और समझते हैं। काफ़ी बार ये शिकायतें और बातचीत होती है कि इसे सारे जो कानून हैं, जो प्रोटेक्शन हैं, जो रिलीव्स हैं, वो महिलाओं को ही क्यों मिल रहे हैं। तो इसमें जितने भी नए कानून हैं वो लाने की जिम्मेदारी भी लिखित रूप में दी हुई है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में। तो कोई भी ऐसा समुदाय, व्यक्ति, लोग जिनको जो ऐतिहासिक रूप से प्रताड़ित हुए आए हैं, जिनके मौलिक अधिकारों का हनन होता आया है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार विशेष कानून बना सकती है। जो कोर्ट ने कहा है इस पर टिप्पणी करते हुए, वो ये कहा है कि ऐसा नहीं मानते हैं कि पुरुषों के साथ किसी तरह की हिंसा नहीं होती है। जब घरेलू हिंसा की आप बात कर रहे हैं, विशेष रूप से उनके साथ होती है हिंसा, मगर अभी उसका दायरा या उसकी गिनती इतनी बड़ी नहीं है कि कोई विशेष कानून लाना पड़े। तो ये सवाल डेफिनेटली जब हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में उठेंगे और डेटा ये कहेंगे, तो शायद कानून बनाने की ज़रूरत अगर लगेगी तो बनाया जाएगा। आज की चर्चा के बाद डेफिनेटली कुछ सवाल आपके मन में आए होंगे, और विधि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सवाल आना जायज़ है और उसके जवाब पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो उलझ जाते हैं लोग। तो अगर आपके मन में इस मुद्दे को लेके, घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दों को लेके, शिकायती तंत्रों को लेकर, या ऐसे किसी भी तरह के कोई सवाल कि किस आप अधिकारी को अप्रोच कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट जा सकते हैं, क्या उसकी कोई समय सीमा होती है, क्या कोई ऑनलाइन पोर्टल भी है, क्या फ़ोन नंबर से भी कंप्लेंट हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल शायद आपके मन में होंगे। तो जिसका डेफिनेटली जवाब हम देंगे। अगर आपके ऐसे कोई भी सवाल हो तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप और हम रोज़ मिल सकें।